हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है, जिसमें हम गेट 2021 में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, शेयर सेंटर। उसको हम डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर में मैक्सिमम चीज़ें इस टॉपिक से कवर हो जाए, बट अगर कुछ बचती है तो हम लेक्चर नंबर 2 भी इसमें करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो भी मैं लेक्चर्स डालता हूँ उससे फिर आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आपको कोई भी मतलब अगर कोई नया टॉपिक, अगर आप कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। जैसे कि गेट में जितने भी नए टॉपिक अभी ऐड होने वाले हैं, मैं उसके ऊपर लेक्चर बनाने वाला हूँ और कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो वो ज़्यादा समय ना लेते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। राइट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए शेयर स्ट्रेसेस का कुछ कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हेल्प लिया है इस चीज़ में। राइट। देखिए, जैसे ये सपोज़ करो कोई सेक्शन था अपना। जब भी ट्रांसवर्स लोडिंग होगी किसी भी बीम पे, तो उसमें नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेसेस लगती है ट्रांसफर सेक्शन पे। कैसे? मान लेते हैं ये छोटा सा कोई सेक्शन इन्होंने लिया यहाँ पर, ये जैसे कि आप देख रहे होंगे। इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है वो, क्योंकि ये एक्स प्लेन है, तो सिग्मा एक्स इंटू डी ए लग रहा है। ये वाई है। जैसे इसमें बताया गया कि जब भी ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है तो अपनी नॉर्मल स्ट्रेस तो लग रही है, शेयरिंग स्ट्रेसेस कौन सी लगेगी? टो एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पे कौन सी लगेगी? टो एक्स वाई। और फोर्स को अगर मैं, क्योंकि ये फोर्स दिखा रहे हैं तो एरिया से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से एक्स जेड प्लेन में कितना होगा? टो एक्स जेड इंटू डी, ये वाला फोर्स लगेगा। करेक्ट। तो इस तरह से आप इसमें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या दिखा सकते हैं आप? अब यही फोर्सेस, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसवर्स लोडिंग में बीम में नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेसेस लगती है, तो फोर्सेस को भी हम इसी तरह से दिखा सकते हैं। देखिए क्या चीज़ है। अब ड्यू टू दिस लोडिंग यहाँ पर एक क्या लगता है? शेयर फोर्स लगता है, जो कि यहाँ पर वी से दिखाया गया है, और एक मोमेंट लगता है एम। राइट, यहाँ पर एम मोमेंट लगता है। अभी एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखोगे फोर्स कितना लग रहा है, अगर इस एक्स डायरेक्शन में आप देखोगे सिग्मा एक्स इंटू डी ए लग रहा है। राइट, नेट फोर्स। तो इसके इक्विवेलेंट ये इसलिए बना, तो हमने क्या कहा कि जब इस टाइप की नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस लगता है किसी भी बीम पे, तो उस पे एक शेयर फोर्स वी लगता है और एक मोमेंट लगता है नेट। यही चीज़ बताई गई है इस चीज़ से कि इक्विवेलेंट डायग्राम क्या है, ये है इसका। तो यहाँ से इस डायग्राम से आपको क्या पता लगता है? शेयर फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स ज़ीरो, जेड डायरेक्शन में फोर्स ज़ीरो, वाई डायरेक्शन में नीचे की साइड वी लग रहा है। राइट, दैट इज़ माइनस वी, इसीलिए माइनस वी करके दिखाया है। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में आपका मोमेंट लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोमेंट लग रहा है। बाकी दोनों डायरेक्शन में एक्स और वाई में मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो और जेड में एम लग रहा है मोमेंट। तो ये चीज़ दिखाई गई है कि जब भी ट्रांसवर्स लोडिंग होती है किसी भी बीम पे, तो उसमें नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस लगते हैं ट्रांसवर्स सेक्शंस में, जो कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया। फिर हमने इसका इसका इक्विवेलेंट बना के दिखाया कि इन दोनों से क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो सिग्मा एक्स डी ए है, ये जो टो एक्स डी है, ये क्या कर रहे हैं? मोमेंट बना रहे हैं। करेक्ट। तो ये चीज़ है। फोर्स जो एफ वाई डायरेक्शन में किसकी वजह से लग रहा है? सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स, ये जो टो एक्स वाई इंटू डी ए की वजह से फोर्स लग रहा है। करेक्ट। ये जस्ट ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ऐसा दौड़ ना लगाए ना हम, ये रीज़न है मेरा बताने का। और व्हेन shearing stresses are exerted on vertical faces of an element, equal stresses are exerted on the horizontal faces। जब भी shear stress लगी है, जैसे कि टो एक्स वाई लगी है, तो जस्ट इसके अपोजिट सेम होती है वैल्यू। ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है। इसी तरह से यहाँ पर और ये वाली
चारों डायरेक्शन में हमने दिखा दिया इसको। सिग्मा एक्स की वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस है। करेक्ट। तो ये चीज़ जो सिंबल मतलब स्टार्ट करने के लिए बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा इसको कि कोई भी आप बीम ले लीजिए, लोडिंग इस पे पड़ी है, ऐसा है, ये लोड है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस अगर आपको निकालनी है तो वो कौन कौन सी स्ट्रेसेस है। अब देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन मैंने ये बना लिया। इसका जो जो मान लेते हैं कि इसका जो ये सी जी है, ये इस पॉइंट पे है पर्टिकुलर, और हमने एक ये सी डी सी डैश ये सेक्शन ले लिया। यहाँ से दूरी ये कितनी है, y1 है। ठीक है, ये डिस्टेंस को इसने c मान लिया, डजेंट मैटर, राइट। ये डिस्टेंस y1 है जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर लोडिंग अगर मैं यहाँ पर देखूँ c डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर हिस्से पे vc लोड लग रहा है शेयर, और इस पे vd लग रहा है। इसी तरह से शेयरिंग फोर्स लगती है, ठीक है, c और d। और अगर स्ट्रेस की बात करें, फोर्स की बात करें, इधर सिग्मा c इंटू डी है, और इधर की साइड सिग्मा d इंटू डी है, क्योंकि स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है, फोर्स आता है। अब मैं ये क्यों चीज़ बता रहा हूँ इस कराने से पहले, ताकि शेयर सेंटर आपको पता रहे। ऐसे डायरेक्ट मैं करूँगा तो फ़ायदा नहीं रहेगा ना। अब देखो, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ये लग रही है सिग्मा डी, और सिग्मा सी इधर की साइड लग रही है। तो नेट इसका चेंज करके इसने इसमें निकाल दिया, बल्कि मेरे हिसाब से इसको सिग्मा सी माइनस सिग्मा डी बोलना चाहिए था, सही। तभी जाके ये जब हम उधर पहुंचाएंगे तो ये एम डी माइनस ये सिग्मा डी, अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू आई सिग्मा सी, तो इसको इधर पहुंचा देंगे तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस का सिग्मा सी माइनस सिग्मा डी, उधर जाके क्या हो जाएगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा सी अपॉन इंटू डी ए हो जाएगा, करेक्ट। तो अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बी अपॉन वाई कस टू एम अपॉन आई होता है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाती है, स्ट्रेस की वैल्यू बेंडिंग में एम वाई अपॉन आई होता है, करेक्ट। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ सेम रखा, और डेल्टा एच ये चीज़ जो एक वैल्यू आई है, ये जो फोर्स है, ये चीज़ बताई गई है, करेक्ट। और अभी डेल्टा एच की वैल्यू भी हम निकाल देंगे, क्या होती है, एम डी माइनस एम सी अपॉन आई। ये क्यों आया, ये इस फॉर्मूले से आया, इस वाले से आया, दोनों को चेंज करके कर दिया माइनस, क्योंकि सिग्मा डी की वैल्यू को अलग लिख दिया और एक साथ लिख दिया है, वाई इंटू डी ये सेम रहेगा। तो एम डी माइनस एम सी अपॉन आई सिग्मा बी वाई डी आई आ गया। अभी हमने Q को मान लिया वाई डी ए, फर्स्ट मोमेंट जो होता है, Q को हमने मान लिया, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, Q रख देंगे। एम डी माइनस एम सी को क्या लिख दिया हमने, एम डी माइनस एम सी को डेल्टा एम लिख देंगे। डेल्टा एक्स और डी एक्स दोनों को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डी एम अपॉन डी एक्स के शेयर फोर्स डायग्राम में भी हमने पढ़ा, वो क्या होता है, V होता है, करेक्ट। वो क्या होता है, V होता है, ये चीज़ V होती है। तो एम डी माइनस एम सी को हम V इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, करेक्ट, डिवाइडेड बाय आई आएगा, और इसको हम Q लिख सकते हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। सो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखाया गया, डेल्टा एच का मतलब ये चीज़ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इसके अंदर, करेक्ट। तो Q की वैल्यू, इसको बोलते हैं, Q को बोलते हैं शेयर फ्लो। जो डेल्टा एच आया है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इसको हम शेयर फ्लो बोलते हैं। तो डेल्टा एच बाय डेल्टा एक्स मतलब डिफरेंशिएट कर दें, उसको शेयर फ्लो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल अपॉन डेल्टा एक्स। तो जब हम इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, वी क्यू बाय आई आ जाएगा, दैट इज़ अवर शेयर फ्लो,
एक नई टर्म आपको सीखने को मिलेगी यहाँ से, shear flow। करेक्ट। क्या बताया मैंने अभी तक? मैंने बताया कि जौन जौन सी फोर्सेस लगती हैं और उनकी वजह से, shear लोडिंग की वजह से कौन कौन से मोमेंट लगते हैं, किस डायरेक्शन में। जैसे मैंने बताया था कि उन लोडिंग की वजह से V और M का जो लोड मोमेंट लग रहा है वो दिखाया। यहाँ पर मैंने आपको shear फ्लो का कंसेप्ट बताया। shear फ्लो दैट इज़ डेल्टा एच बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एच जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, करेक्ट, और जो कि इस चीज़ के साथ इसको करके दिखाया गया है, करेक्ट। और ये चीज़ भी आप, मुझे ऐसा लगता है, समझ ही गए होंगे। ये चीज़ ये कैसे आई है, वो उसी फॉर्मूले से आई है। आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको shear फ्लो का बताया कंसेप्ट। सो ओवरऑल एक बार थोड़ा सा जल्दी से जो मैंने अब तक पढ़ाया वो बता देता हूँ कि हमने जो shear निकाला है हॉरिजॉन्टल फेस पे, जो कि डेल्टा एच बाय डेल्टा एक्स shear फ्लो से मैंने दिखाया, जो कि क्यू, स्मॉल क्यू से आपको बताया, वो है डेल्टा एच बाय डेल्टा एक्स। वो वैल्यू भी आप याद रखना, वी क्यू बाय आई होता है। और क्यू को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन वाई डी है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, करेक्ट। अच्छा, दूसरी बात क्या बताने वाली है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया किसके अबाउट, अबव y1। कौन सा? जो मैंने यहाँ पर सेक्शन भी लिया था, आपको बताया भी था यहाँ पर, ये जो सेक्शन लिया था ये इससे पास हो रहा था, इसके न्यूट्रल एक्सिस से पास हो रहा था। और हमने जो सेक्शन लिया था ऊपर वाला लिया था, ये सी सी डैश डी डी डैश, करेक्ट। तो ये सेक्शन है, इसके अबाउट हमने इसको लिया था। तो ये डिस्टेंस हमारा y1 रहता है। हर एक चीज़ का देखो आंसर है यहाँ पर, ऐसी भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमने जो हॉरिजॉन्टल फोर्स को निकाला, ये किसके अबाउट है, अबव एरिया वाला, अबव दिस एरिया, जो कि हमने यहाँ पर डेल्टा एच से दिखाया। shear ऑन हॉरिजॉन्टल फेस ऑफ बीम एलिमेंट, इसको बोलते हैं shear ऑन हॉरिजॉन्टल फेस ऑफ बीम एलिमेंट। थोड़ा अभी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा इस चीज़ में। बाकी अब लेक्चर को बैक करके भी देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, करेक्ट। अगर आपसे अब कोई ये पूछेगा कि मेरे को ना एवरेज शेयरिंग स्ट्रेस बता दो भाई, हॉरिजॉन्टल फेस पे कितनी लग रही है, तो कुछ भी नहीं है। जो आपने जो शेयरिंग फोर्स निकाला हॉरिजॉन्टल फेस पे, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एरिया निकाल दो, जो हॉरिजॉन्टल फेस का है, डेल्टा ए मान लो, है ना। तो एक मिनट, तो अगर आपसे कोई पूछेगा टॉ एवरेज बता दो मेरे को यार, तो डेल्टा एच बाय डेल्टा ए, है ना। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फेस पे ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया, किसका, हॉरिजॉन्टल फेस का। अब डेल्टा एच को आप क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एरिया। शेयर फ्लो को आप क्या लिख सकते हो, वी क्यू बाय आई था ना, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा ए हो गया, करेक्ट। अब एरिया को क्या लिख सकते हो, जितनी थिकनेस है इंटू डेल्टा एक्स, टी इंटू डेल्टा एक्स, इससे कट जाएगा। तो
जो एवरेज शियर स्ट्रेस आती है वो क्या आती है, VQ/IT। इसी तरीके से आएगा, करेक्ट। सो डेल्टा एक्स जो आपने माना एक तरह से क्या है, वो तो चीज़ अभी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो समझ ही गए हो आप। जैसे आपने ये सेक्शन लिया, ठीक, और आपने ये जो CD पोर्शन लिया है, दैट इज इट्स थिकनेस, डेल्टा एक्स, करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक आपको पुरानी चीज़ें रिकैपिचुलेट हुई होंगी, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक। अभी क्या है कि अब आपको QI ये सब चीज़ पता लग गई है, फोर्स निकालने का पता लग गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि अनसिमेट्रिक लोडिंग होती है हमारी थिन वॉल्ड मेंबर्स में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और ये मैंने इसीलिए PDF से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 3D डायग्राम, अदरवाइज़ मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ जनरली, आपको पता ही है। बट इसको समय बचाने के लिए इसको मैं 3D में इसीलिए पढ़ा रहा था। अनसिमेट्रिक लोडिंग का देखना था इसके अंदर। अनसिमेट्रिक लोडिंग ऑफ थिन वॉल्ड मेंबर्स बताना था, हाँ बिल्कुल। देखो यार, बहुत बढ़िया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शानदार चीज़ है, इंटरनेट का इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी का। अनसिमेट्रिक लोडिंग के अंदर है, सिमेट्रिक नहीं है। क्या है, अभी देखो, अगर बीम पहले वाले टाइप की है तो इसमें अगर P लोड आपने लगाया, ठीक, नॉर्मल जो इसकी नॉर्मल फोर्स, ये चीज़ जो इसकी लग रही है P, आपको ऐसे दिखा रखा है इसमें। अभी क्या है, ये जैसे इसमें ऐसे दिखाया हुआ है P लोड, ये सेंटर है इसका C, ठीक। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पर दिखा दिया, तो एक तरह से V लोड लग रहा है, एक तरह से ये एक तरह का कैसा है, शियर फोर्स है, करेक्ट। और इसके इसी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या लगेगा, एक मोमेंट लगेगा। मैंने बताया था, जब कभी भी स्टार्ट में ही बताया, जब कभी भी ट्रांसवर्स एक्सिस पे लोडिंग लगती है तो उसके इक्विवेलेंट क्या लगने लगता है, शियर फोर्स और एक बेंडिंग मोमेंट लगता है। स्टार्ट वाली लाइन ही बताई थी, दिखा देता हूँ कहाँ बताई थी, ये वाली लाइन जो मैंने बताया था, V और M लगा था ना, वही चीज़ है। आ जाते हैं वापस लाइन पे, करेक्ट। तो अब देखो, अगर तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी, MY/I, ठीक, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू VQ/IT जो हमने अभी निकाली है। ये कब है, बीम लोडेड इन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री डिफॉर्म्स इन सिमेट्रिक प्लेन विदाउट ट्विस्टिंग, जब ट्विस्टिंग नहीं है, जब ट्विस्ट नहीं है, ये सेंटर पे लग रहा था। जब ये लोड सेंटर पे नहीं लगेगा, अभी ये साहब सेंटर पे लग रहा था, करेक्ट। अभी देखना, अभी मैं एक बहुत बढ़िया डायग्राम दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। अगर ये सेंटर पे नहीं लगेगा, बीम विदाउट वर्टिकल प्लेन ऑफ द सिमेट्री बेंड एंड ट्विस्ट अंडर लोडिंग, अभी ये बेंड भी करेगा और एक अब ट्विस्ट भी करेगा। अभी यहाँ पर कोई ट्विस्ट नहीं है, सीधा सीधा बेंड होएगा ऐसे कैसे। बट अगर ये सेंटर पे नहीं लगेगा, कुछ इसेंट्रिसिटी रहेगी इसमें, तो वैल्यू तो वही है, बट ये जो एवरेज स्ट्रेस है ये सेम नहीं रहती है इन ट्विस्टिंग, ठीक है। और ये तो शियर फोर्स तो बताया है, V/P लिया हुआ ही है इसने, बट इसको थोड़ा सा आगे अब हम लेके चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। ये डायग्राम के लिए मेरे को बताना पड़ा, क्योंकि डायग्राम बनाने में बहुत समय लगता। अगर आप देख पा रहे होंगे, इस वाले केस को देखो,
क्या मतलब है इसका? अगर आप इस केस को देखेंगे और इसको देखोगे, क्या फ़र्क दिख रहा है आपको इस वाले केस में? प्योर बेंडिंग में बिल्कुल सेंटर से लोड लग रहा, तो प्योर बेंडिंग है, सही। लेकिन इन दोनों केस में चाहे तो लेफ़्ट की साइड लोड लग रहा है, चाहे राइट की साइड लोड लग रहा है, कुछ सेंटर से लोड पास नहीं हो रहा है वर्टिकल प्लेन पे, तो बेंडिंग और टोर्शन इफेक्ट दोनों लग रहे हैं, जो कि आपको शक्ल से भी दिख रहा होगा, करेक्ट। तो उसी चीज़ को मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर शियर सेंटर का कंसेप्ट आएगा। देखो, मान लेते हैं कि इस टाइप का कोई थिन वॉल्ड मेंबर है ABCDE, जो कि इसमें दिखाया ABDE दिखाया है। मैंने एक चीज़ तो आपको बता दी है, जब भी कभी इस टाइप की लोडिंग लगती है, जैसे कि इसमें AB में दिखाया गया है, थिन वॉल्ड मेंबर है, शियर लोड लग रहा है, बीम ट्विस्ट नहीं कर रही है, तो पहले केस में अगर हम मानते हैं shear load applied, if shear load such the beam does not twist, then the shear stress distribution satisfy करेगी इस चीज़ को, और ये वाली वैल्यू ये रहेगी, तो मुझे पता है। बट AB इधर की साइड लग रहा है, BD इधर की साइड लोड फ्लो कर रहा है, और ये shear फ्लो कहते हैं इसको, है ना, ये जो फ्लो कर रहा है। इसीलिए हमें बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ना है इसको, बट जितना काम का उतना मैंने बता ही दिया है आपको। तो इस डायरेक्शन में शियर फ्लो Q इंटू DS हो जाता है, ठीक। ये फॉर्मूला है फोर्स का, Q इंटू DS, इंटीग्रेट कर देंगे तो वो शियर फोर्स आ जाता है। तो ये F ऐसे दिख रहा है, फिर ये V इधर को लग रहा है, और यहाँ F डैश लग रहा है, ये शियर वाला है V अपना। तो एवरेज की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेट कर देंगे B से लेके D, क्योंकि यहाँ पर V लग रहा है, तो ये V की वैल्यू QDS आ जाएगा। A से लेके B तक चलोगे तो F आ जाएगा QDS, और जस्ट इसके उल्टी डायरेक्शन में है ना ये वाला, इसीलिए माइनस F डैश आया, ये वाला जो दिखाया गया है, D से लेके E। ये आपने देख लिया, समझ आ गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे आया, करेक्ट। अभी क्या है, अभी ध्यान से देखना जरा। अभी अगर ये F और F डैश लोड क्या बना रहा है, ये कपल बना रहा है ना, एक लोड ऐसे लग रहा है, बीच का डिस्टेंस को H मान लेते, एक लोड ऐसे लग रहा, मतलब ऐसे है, और ये H है, ये F है, इधर F डैश है, तो क्या बन रहा है, कपल बन रहा है ना। इसी वजह जब कपल बन रहा है तो यहाँ पर एक टॉर्क लगेगा एज वेल एज शियर लोड लगेगा। शियर लोड तो हमने देख ही लिया, V लग रहा है, बट ये जो टॉर्क है, जो कपल है, वो कितना लग रहा है, FH लग रहा है, हाँ राइट, FH लग रहा है। तो इसको बैलेंस कौन करेगा शियर लोड का, यानी कि हमें P लोड लगाना पड़ेगा कुछ दूरी लेफ्ट में ऑफ दिस वेब, सो दैट ये जो P इंटू V ऐसे लग रहा है, ये वाला लोड इसको जो F इंटू H लग रहा है, ये V इंटू E वाला इसको बैलेंस कर दे। तो ये कुछ ना कुछ हमें इसेंट्रिसिटी रखनी पड़ेगी, सो दैट इस कपल को ये बैलेंस कर पाए, सही। F और FH जो है एक कपल बना रहा है, तो इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए तभी तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, है ना, अदरवाइज़ वो उसके बराबर नहीं होती है। तो उसी लिए हमें टॉर्क को सेटिस्फाई करने के लिए, दस भी है वह टॉर्क एज वेल एज शियर लोड, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा FH। इफ़ P लोड अप्लाइड एट V टू द लेफ्ट ऑफ द वेब, द मेंबर बेंड इन अ वर्टिकल प्लेन विदाउट ट्विस्टिंग। अब ये E ऑटोमेटिकली निकल जाता है, तो अगर नेट टोर्शनल मोमेंट आपसे कोई पूछे, FH माइनस V हो जाएगा बराबर 0, सो दैट द शियर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग शियर ओनली, नॉट ड्यू टू टोर्शनल शियर। अगर टोर्शन हो जाएगा
तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमें ये कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी रखनी होती है और ये जो लोड है कुछ ई इसेंट्रिसिटी पर निकालना है। और जिस पॉइंट पे अब आपने ये लोड लगाया है, पॉइंट ओ, जिस पे ये इसेंट्रिसिटी कुछ इसेंट्रिसिटी पे लगाया, इसी के बिल्कुल सेंटर के बिल्कुल सीधा, दिस इज़ द शियर सेंटर, जिसके साथ इतनी बड़ी रामायण मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये रामायण पढ़ाने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। मेरा मेन मकसद यही है कि ये टॉपिक को आप कंसेप्चुअली सीखें। वैसे तो बहुत आसान था इसको बताना, बट क्योंकि चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है अपना शियर स्ट्रेस वाला, इसीलिए मैंने इसमें बता दिया। इफ़ लोड डज नॉट अप्लाई थ्रू शियर सेंटर देन नेट टॉर्शनल मोमेंट एग्जिस्ट। अगर आप इसके अबाउट लोड लगाओगे, इसके अबाउट नहीं लगाओगे, तो फिर टॉर्शनल मोमेंट हो जाएगा और जो टोटल शियर स्ट्रेस है बेंडिंग के वजह से और टॉर्शनल शियर दोनों की वजह से हो जाएगी, जो कि फिर वो वाली इक्वेशन आप नहीं लगा पाओगे। किसके लिए? बेंडिंग के साथ प्लस टॉर्शन के साथ, जो कि ऊपर मैंने आपको उसमें दिखाया ही था। तो ये ओ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस ओ पॉइंट, जहाँ पर कुछ ना कुछ, अब बात समझ गए होंगे कि ये कपल लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए, सो दैट कि आपका जो नेट टॉर्शनल इफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाए और आपकी जो शियर स्ट्रेसेस है बेंडिंग शियर स्ट्रेस की वजह से हो, मतलब वी हो, सॉरी एफ इंटू एच हो, ठीक, मतलब एफ एच को तो हमें बैलेंस करना है, वी की वजह से जो लोड पड़ रहा है मतलब वी हो, और ये वाला लोड एवरेज शियर स्ट्रेस वी की वजह से हो। कहने का मतलब ये है, एफ एच तो अपना टॉर्शन है। ठीक, आगे चलते हैं। फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। बहुत बढ़िया पीडीएफ ली है मैंने ये वाली ना। अगर फोर्स शियर सेंटर पे लगता है तो इसका मतलब है कि वो प्योर बेंडिंग है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन रहा है 1 नंबर में, करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद आएगी ये चीज़, क्योंकि पॉइंट वाइज हम पढ़ रहे हैं। जब फोर्स शियर सेंटर पे लगेगा तो सिर्फ प्योर बेंडिंग होगी, कोई टॉर्शन नहीं होगा। और उसकी जो लोकेशन होगी वो किस पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री पे। सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन, उसकी ज्योमेट्री क्या है, अभी जब हम निकालेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। अगर क्रॉस सेक्शन हैज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर उसकी सिमेट्री है, देन शियर सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसी पॉइंट पे लाई करेगा, इधर 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 कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन इसी, अगर ये सिमेट्रिक है, जैसे कि ये ऐसे सिमेट्रिक है, तो यानी कि इस लाइन के अबाउट शियर सेंटर हमारा करेगा। ज़रूरी नहीं कि ये सेंट्रोइड ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लिख लेना। अगर ऐसी एक्सिस है, इस वाले केस के लिए बताया मैंने ये, अगर लेकिन इफ क्रॉस सेक्शन हैज 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दोनों इसके अबाउट भी है, देन शियर सेंटर इज लोकेटेड एट देयर इंटरसेक्शन, जो उनका इंटरसेक्शन, दिस इज द ओनली केस वेयर शियर सेंटर एंड सेंट्रोइड कोइंसाइड। इन केसेस के लिए सेंट्रोइड और शियर सेंटर बराबर रहता है, करेक्ट। जब दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिंगल सिमेट्री के लिए शियर सेंटर कहाँ कर रहा है? जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो शियर सेंटर इज लोकेटेड अलोंग दिस लाइन। करेक्ट। अच्छा, जैसे कि वांट टू फाइंड द शियर फ्लो एंड शियर सेंटर ऑफ थिन वॉल्ड ओपन क्रॉस सेक्शन, जैसे आई और जेड सेक्शन है, आई और जेड सेक्शन के लिए ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, इसके अबाउट भी तो इसके सेंट्रोइड पे रहता है। लेकिन एल और टी सेक्शन पे कहाँ रहता है? जिस एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक है, जैसे कि टी, अगर मैं एल किसकी बात करें, ये टी सेक्शन की बात कर लेते हैं। टी सेक्शन के लिए इंटरसेक्शन ऑफ द 2 स्ट्रेट लिम्स, जहाँ पर ये दोनों स्ट्रेट लिम्स इंटरसेक्ट करते हैं, उस एक्सिस के अबाउट अपना शियर सेंटर रहेगा। उसी के अबाउट इसने क्या कहा कि आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो ज़ीरो रहेगी, जीरो टॉर्शनल मोमेंट दिखाएगी, मतलब वहाँ पर शियर सेंटर अबाउट आप देख रहे हैं उसको, मतलब शियर सेंटर उसी पॉइंट पे लगेगा जहाँ पर अपनी जो बेंडिंग शियर स्ट्रेस है वो ज़ीरो है, करेक्ट।
और ये भी बात कही है इसने कि थिन वॉल्ड क्रॉस सेक्शन आर वेरी वीक इन टॉर्शन, ठीक है, टॉर्शन में बहुत वीक होते, देयरफॉर लोड मस्ट बी अप्लाइड थ्रू शियर सेंटर टू अवॉइड एक्सेसिव ट्विस्टिंग। इसीलिए लोड को हम शियर सेंटर पे अप्लाई करते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये, ताकि एक्सेसिव ट्विस्टिंग ना हो या ट्विस्टिंग हो ही ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था शियर सेंटर का। अभी क्या है कि कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लोकेशन ऑफ शियर सेंटर। अभी मैंने आपको ई का फॉर्मूला बता दिया था कि इसको बैलेंस कैसे होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ई इक्वल्स टू एफ एच अपॉन वी होता है किससे, जो हमने बैलेंस किया था, करेक्ट। लोकेशन ऑफ शियर सेंटर निकालना है, यानी कि मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, उससे हमें पता लग जाता है कि कितना, ये देख सकते हो आप, है ना, यहाँ से ये ई निकालना है मेरे को, राइट। और ये इस एक्सिस के अबाउट ही होगा, करेक्ट। अब जैसे कि जो लोड है अपना, फोर्स की वैल्यू है, उसी तरीके से जैसे कि हमें पता है इंटीग्रेशन यहाँ से करेंगे 0 से लेके बी तक, यहाँ तक पहुँचेंगे। शियर स्ट्रेस थिकनेस इंटू डी एस, क्यू इंटू डी एस भी लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू। और क्यू किसकी वजह से है, ये जो सेक्शन दिखाया गया है इसकी वजह से है, ये दिखाया है बल्कि ये लिखा ही तो है यहाँ। और क्यू को हमने वी क्यू बाई आई लिख दिया, वी बाई आई बाहर लिख दिया। और क्यू को अब क्या लिख सकते हो, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है ना, वाई डी ए है, करेक्ट, यही तो होता है ना क्यू। तो वाई जो है अब आप आराम से निकाल सकते हो, किसके अबाउट लेंगे, टी एफ इसकी थिकनेस है, करेक्ट। तो उसके अबाउट आप निकाल सकते हैं। फ्लेंज की जो थिकनेस है अपनी 4 mm है ना, टी एफ की वैल्यू कितनी है, 4, करेक्ट। देखिए 4, टी 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 एफ की तो वैसे बाद में ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, वो कट जा रहा है सारा का सारा, सेम है ना दोनों का, बिल्कुल। तो एस जो है एस इंटू टी एफ इंटू h/2, h/2 क्यों लिया, क्योंकि इसने हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले मतलब जो हाइट लेंगे हम इसकी हाफ पोर्शन की लेंगे, करेक्ट। तो ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। इसको मैं दोबारा से एक बार फिर से बढ़िया से बता देता हूँ कि ये कैसे आया पोर्शन, नहीं तो अदरवाइज़ कंफ्यूज हो जाओगे आप। वी अपॉन आई तो बाहर आ गया, करेक्ट। अभी जो डी एस वाला है ये भी ऐसे ही रखा, क्यू को ये कैसे लिखा है इसने, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वो होता है वाई डी ए, वाई की वैल्यू इसने क्या रखी है, h/2, दैट इज़ अवर वाई, न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस को वाई बोलते हैं। ये इसने h/2 रखा, और डी ए एरिया की वैल्यू क्या रखी है, s इंटू दिस थिकनेस t, दैट इज़ अवर एरिया। इस करके ये चीज़ वैल्यू आई है सॉल्व करके। इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, 0 से लेके b तक, क्योंकि यहाँ पर 0 है लेंथ, और यहाँ पर आते आते कितना हो गया, b हो गया। और लोड कितना हो रहा है यहाँ पर, f लोड जो भी पड़ता है, और इधर कितना होता है, f इधर भी पड़ता है, ऐसे ही होता है ना। और इधर क्या होता है, v होता है, करेक्ट है ना। तो जब हम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल देंगे, ये भी हमें पता ही है कैसे निकलता है, वेब का अलग से, फ्लेंज के दोनों का अलग से निकलेगा, ठीक है। वो निकालने के बाद आपने क्या करना रहेगा, मोमेंट निकालने के बाद तो बस आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर रख देना जो कि हमने बताया था, ई मेरे को निकालना है बस, और उस ई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक। तो एफ से ये जो नीचे वाला वी है ना, जब एफ रखेंगे तो ये वी वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस आई इंपॉर्टेंट था, आई निकाल दिया, मेन क्वेश्चन था ये यहाँ पर फंसने वाला, ठीक है। एफ़ निकालना, बस एफ़ का याद रखो कि इंटीग्रेशन क्यू डी एस होता है, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, किसी को ज़्यादा दिक्कत है एफ़ निकालने में, तो आप वो पुराने वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे हो जाएगा, ठीक है। बट ये बेस्ट तरीका है, इंटीग्रेशन क्यू डी एस से करो और खुश रहो, क्यू की वैल्यू ये रख दो, ठीक है। फिर
फिर ये जो बड़े वाला क्यू है ये YDA होता है, ये आपको करके, तो इस तरीके से करोगे क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक कर पाओगे। इसमें मैं अब कोशिश करूँगा कि जो गेट में आने लायक क्वेश्चन है, पुराने सालों सिविल में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो मैं कराऊँगा इसमें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इतना ही था कि वो जो हमें शेयर सेंटर निकालना होता है, और थोड़ा सा शेयर स्ट्रेसेस के कंसेप्ट भी मैंने इस लेक्चर में बताए। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।